Hello everyone, my name is शुभम जैन. वेलकम टू आबीपीडिया. हमने आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में कुछ क्वेश्चंस को देखा. 4 पार्ट्स हमने कर चुके हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के. अब फर्दर हम एमसीक्यूज के पार्ट को देखते हैं. फर्दर हम क्वेश्चंस देखते हैं. जो हमने जितने भी अभी तक क्वेश्चंस किए उससे हमें इतना पता चल गया कि हमारा आरटीआई काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है, कवर हो चुका है. जितने क्वेश्चंस बन सकते थे हमने उतने क्वेश्चंस को बनाया. फर्दर इस पार्ट में देखते हैं. अगर जिन बच्चों ने जो पुरानी वीडियोस को देखा होगा, सभी पार्ट्स देखे होंगे, तो गारंटी देता हूं इसमें आपको काफी हद तक क्वेश्चंस आते होंगे. आपको पता होगा कि इसका आंसर है क्या, क्योंकि हमने प्रीएम्बल से लेके जितने भी आपके सेक्शंस थे इंपॉर्टेंट हमने उनके एमसीक्यूज को देखा. देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को आज के पार्ट में कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बताता है. हाँ जी, यस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन रूल से है. राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, पर कभी कभी राइट टू इंफॉर्मेशन रूल से भी 2-3 क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो डेली आपके रूटीन में एडवोकेट्स के काम आते हैं या फिर नॉर्मल पब्लिक के काम आते हैं आरटीआई फाइल करते हुए, तो मैंने उसमें से वो क्वेश्चंस पिक किए हैं. तो वो क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012, अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012, फी फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर अ डिस्क और फ्लॉपी. अगर जो इंफॉर्मेशन ली जा रही है अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012 के अंडर, जो फीस प्रोवाइड की गई है इंफॉर्मेशन के लिए, जो डिस्क से ले रहे हैं या फ्लॉपी से, तो उसका फीस कितना रहेगा. तो ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1 10, 2 50, ऑप्शन 3 15 या फिर 4 नन ऑफ द अबव. नोटा. हाँ जी, इसका आंसर क्या होगा. इसका राइट आंसर है, हाँ जी यस, इसका राइट आंसर है 2. ये हमारा राइट इंफॉर्मेशन रेगुलेशन ऑफ फीस एंड कॉस्ट रूल्स 2005 में इसका आंसर बता रखा है. तो अगर हम देखें तो इसकी फीस टोटल कितनी होनी चाहिए, 50 रुपीज होनी चाहिए. तो हमारा राइट आंसर मैंने आपको बताया क्या होगा, 2 होगा. ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा. तो ये हमें कहां से पता चल रहा है, रेगुलेशन ऑफ फीस एंड कॉस्ट अमेंडमेंट रूल 2006 से हमें पता चल रहा है. अगर आप बोल्ड वाली लाइंस पढ़ते हो, वहां पे लिखा है पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी एट द फॉलोइंग रेट्स फॉर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन डिस्क और फ्लॉपी. तो कितनी फीस होगी, 50 रुपीज होगी. तो आप ये फीस कैसे दे सकते हो, ये भी बता रखा है. डिमांड ड्राफ्ट, बाय चेक, बाय पोस्टल ऑर्डर, जिस तरीके से भी इन्होंने ये वेज बताएं उस अकॉर्डिंग दे सकते हो. बाकी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना प्रोसीजर भी बता सकती है. हमने ये भी चीज देखी थी. तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर है. आंसर क्या होगा, ₹50. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005 कैन ऑल्सो बी सबमिटेड टू कंप्लीटली प्राइवेटली ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन. तो इसमें हमने बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ठीक है या नहीं है. क्वेश्चन एक बार फिर से बोल देता हूं. जो एप्लीकेशन आप दे रहे हो इंफॉर्मेशन के लिए अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर, तो कहते क्या, हम वो एप्लीकेशन एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को, जो प्योरली प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम भेज सकते हैं, उसको हम सेंड कर सकते हैं. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या ट्रू है. देखते हैं ऑप्शंस क्या है. फर्स्ट फॉल्स, सेकंड ट्रू, थर्ड ओनली इफ द इंफॉर्मेशन डज नॉट पर्टेन टू देयर अकाउंट्स एंड फाइनेंस, ऑप्शन नंबर 4 ओनली इफ दे आर रजिस्टर्ड इन अनदर कंट्री. तो इसका राइट आंसर क्या होगा. हाँ जी बताएं. इसका राइट आंसर देखते हैं, करेक्ट आंसर क्या होगा. इसका करेक्ट आंसर है इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन ओनली बी असेस्ड फ्रॉम इट्स रेगुलेटर. मतलब इसका राइट आंसर हमारा क्या है, राइट आंसर है 1 फॉल्स. इसका राइट आंसर हमारा क्या है, फॉल्स है. एक बार अगर हम एक्सप्लेनेशन को देखें,
वो हमें सेक्शन 8 एंड 9 को अगर हम रीड करेंगे तो इसका आंसर हमें आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता चल जाएगा। तो ये क्या बता रहा है, द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्राइवेट कंपनी कैन ऑल्सो बी obtained फ्रॉम इट्स रेगुलेटर। याद रखना, सिर्फ रेगुलेटर से ही ऑब्टेन कर सकते हैं, वैसे हम नहीं ले सकते। तो हम हमेशा जो ऑप्शन टिक करते हैं वो जनरल रूल का करते हैं। अगर उन्होंने एक्सेप्शन पूछी होती कि जो हम प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अगर इन्होंने ये पूछा तो राइट आंसर क्या होगा, फॉल्स। अगर इन्होंने पूछा क्या हम प्राइवेट कंपनी से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इन केस अगर जो इंफॉर्मेशन है वो रेगुलेटर से ले रहे हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो जब भी क्वेश्चन पुट किया जाता है तो हम जनरल रूल की बात करते हैं। तो इसका अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन, तो इन्होंने क्या बताया कि रेगुलेटर से हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर कैन प्रोवाइड ओनली द इंफॉर्मेशन अ कंपनी इज बाउंड टू फर्निश। अगर वो बाउंड है फर्निश करने के लिए वो इंफॉर्मेशन, तभी वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, नहीं तो नहीं। एट द सेम टाइम नॉट ऑल दिस इंफॉर्मेशन कैन बी शेयर विद दिस एप्लीकेंट। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। द एक्ट अंडर सेक्शन 8 एंड 9 एग्जाम सर्टेन कैटेगरीज ऑफ सर्टेन फ्रॉम डिस्क्लोजर्स। तो मतलब हमें कंक्लूजन से यह पता चला, इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस, कुछ सर्कमस्टांसिस में और कुछ लॉ की जो हमारी प्रोविजंस हैं उसके अंडर अगर आप फॉल कर जाते हो, ठीक है, तो आप ले सकते हो इंफॉर्मेशन। पर इंफॉर्मेशन हमारे आरटीआई में बता रखा है कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं, पर कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर वो कंपनी बाउंड है देने के लिए तभी देगी। वो हमें सेक्शन 8 एंड 9 जब हम रीड करते हैं तब हमें पूरा क्लियर कट हो जाता है कि राइट आंसर क्या होगा। तो मतलब कि अगर हम कंक्लूड करें, आरटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन प्राइवेट कंपनीज। वैसे प्राइवेट कंपनीज आरटीआई का रिप्लाई देने के लिए लायबल नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। पर अगर प्राइवेट कंपनी कह रही है कि मैं दे दूंगी आरटीआई, जैसे सपोज करो मैंने कहा मेरी सैलरी बताओ कितनी है, मेरी नहीं, मेरे वाइफ की सैलरी कितनी है, एग्जाम्पल ले रहा हूं। उन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी है, हम सैलरी नहीं बताएंगे। पर किसी कंपनी ने कहा हम आपको बता देंगे क्योंकि आपको जरूरत है, केस में कोर्ट में आपको जरूरत है, हम बता रहे हैं, विद डिस्क्रिशन विद कंसेंट उन्होंने बता दिया, ठीक है। पर रेगुलेटर्स कैन प्रोवाइड, ओनली रेगुलेटर्स, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू गिव। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन। ऑप्शन बी, any other personal details except those that may be necessary for contacting him. Option C, both A and B. Option D, none of the above. आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन समझ आ गया सभी को। जो एप्लीकेंट है उसको क्या रिक्वायर नहीं है बताने के लिए, तो हमें वो चीज बताना है। ये आप सभी को आता होगा। इसका आंसर क्या है मुझे बताएं, क्या आंसर आएगा इसका। इसका राइट आंसर क्या है, सी। ये हम सेक्शन पहले भी देख चुके हैं, सेक्शन 6 क्लोज टू, सेक्शन 6 क्लोज टू हमें बता रहा है कि एनी रीजन फॉर रिक्वेस्टिंग द इंफॉर्मेशन, ये बताने की जरूरत नहीं है इन्फॉर्मेंट को, एप्लीकेंट को। प्लस एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, कोई पर्सनल डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, पर उसको क्या बताना पड़ेगा, वो डिटेल बतानी पड़ेगी जिससे कि जो हमारे ऑफिसर है वो कॉन्टैक्ट कर सके किसके साथ, एप्लीकेंट के साथ। मतलब उसको एड्रेस या कॉन्टैक्ट नंबर वो बताना पड़ेगा कि जिससे उसको हम इजिली क्या कर सके, कॉन्टैक्ट कर सके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच प्रोविजन ऑफ द आरटीआई एक्ट डिस्कस थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। कौन सा प्रोविजन है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के साथ डील करती है। ऑप्शंस है सेक्शन 1, सेक्शन 10, ऑप्शन 2 सेक्शन 12, ऑप्शन 3 सेक्शन 11 या ऑप्शन 4 नन ऑफ द अबव। बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है, आंसर 3, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है हमारा सेक्शन 11। ये चीज़ आपको मार्क कर लेनी है इंपॉर्टेंट कि सेक्शन 11 हमारा
किससे डील करता है? थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के साथ डील करता है। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को अभी हम प्रॉपर तरीके से नहीं समझेंगे, ठीक है। ये सेक्शन हम क्लास में जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब हम क्लियर कर देखेंगे कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होता है। पर एक बार इसका सिर्फ क्लोज 1 देख लेते हैं कि क्लोज 1 क्या बता रहा है। सेक्शन 11 का क्लोज 1 क्या बता रहा है? वेयर अ सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर as the case may be intend to disclose any information or record or part thereof on a request made under this act which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the central public information officer shall within 5 days from the receipt of the request give a written notice to such third party of the request as case may be intend to disclose the information or record. हमें इतना पता चल गया 5 दिन के अंदर अंदर वो डिस्क्लोज करेगा। तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अगर ये चीज़ कंसेप्ट आता है तो हमें कौन सा सेक्शन डील कर रहा है? सेक्शन 11 डील कर रहा है। अभी हम इसको प्रॉपरली नहीं कर रहे, इसको हम तब करेंगे जब हम पूरी की पूरी प्रोविज़न देखेंगे, क्योंकि इससे पहले मुझे कुछ और सेक्शंस भी आपको करवाने हैं, तभी आपको ये सेक्शन समझ आएगा, नहीं तो आपको ये सेक्शन समझ नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, What is the fees prescribed under RTI Act 2005 for those persons who are below poverty line as may be determined by the appropriate government? क्या फीस है? क्या फीस प्रिस्क्राइब कर रखी है अंडर आरटीआई एक्ट? अगर जो लोग बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ऑप्शन है नो फीस, ऑप्शन 2 ₹1, ऑप्शन 3 ₹5, ऑप्शन 4 ₹2। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या है? नो फीस। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ए है, 1 है। तो ये हमें कौन से सेक्शन में बता रखा है? सेक्शन 7 क्लोज 5 में बता रखा है कि बीपीएल के लोगों के लिए कितनी फीस होनी चाहिए। तो फीस कोई भी नहीं होनी चाहिए, नो फीस। ये चीज आपको याद रखना है हाँ जी, अंडर सेक्शन 4 क्लोज 1 सब क्लोज बी Subclause V states that a public authority should publish its rules and regulation, instructions, manuals या all of the above. जो पब्लिक अथॉरिटी है वो क्या पब्लिश करती है? ऑप्शंस हमने देखे, या सारे ऑप्शंस ठीक है या इनमें से कोई एक ऑप्शन ठीक है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव। याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा? जो स्टेट है, जो पब्लिक अथॉरिटी है, वो हर एक चीज़ पब्लिश कर सकती है, रूल्स एंड रेगुलेशन, इंस्ट्रक्शंस, मैनुअल्स, हर एक चीज़, ठीक है। देखो, जो एक प्रोसीजर होता है ना, कभी कभी हमें प्रोसीजरल लॉ बनाना पड़ता है। प्रोसीजरल लॉ हर एक स्टेट का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्यों डिफरेंट हो सकता है? क्योंकि हर एक स्टेट अलग अलग तरीके से काम करती है। हर एक स्टेट कि सोसाइटी का अलग अलग डिफरेंस पड़ जाता है। हम कहते हैं ना, पंजाब में आए, हरियाणा में आए तो काफ़ी डिफरेंस आ गया सोसाइटी का। हम हिमाचल में जाते हैं तो और ज़्यादा डिफरेंस आता है। कहीं पर लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, कहीं पे काफ़ी कम है ना। अगर हम साउथ साइड जाएं, लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोगों को देख के एक चीज़ बना देते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं। हर एक स्टेट के पास पावर है, ठीक है। जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हमारे पास CRPC है। रिमांड कई जगहों में 14 डेज है अकॉर्डिंग टू CRPC। कई जगहों में पंजाब ने अमेंड करके उसको 30 डेज कर रखा है। प्रोसीजरल लॉ है, कर सकता है। उनको लगा कि पंजाब में हमें अमेंड करने की जरूरत है तो उन्होंने क्या कर दिया? अमेंड कर दी उस प्रोविजन को। हाँ जी, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। द राइट इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 सेज दैट पर्सनल इंफॉर्मेशन मे बी डिस्क्लोज्ड इफ। पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है अगर इट्स डिस्क्लोजर हैज नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट। ऑप्शन 2, इट डज नॉट कॉज अनवारंटेड invasion of privacy. Option 3, the PIO or the appellate authority concerned is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information. इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन बता देता हूं एक बार। पर्सनल इंफॉर्मेशन कब डिस्क्लोज की जा सकती है? कब कब की जा सकती है? फर्स्ट,
कहते इट्स डिस्क्लोजर हैज़ नो रिलेशन टू पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट, कहते कोई भी उसका रिलेशन नहीं था पब्लिक एक्टिविटी के साथ और इंटरेस्ट के साथ। सेकेंड ऑप्शन, इट डज नॉट कॉज अनवारंटेड इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, कहते वो प्राइवेसी को कोई भी हार्म नहीं कर रहा तब। थर्ड, द PIO पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर or the appellate authority concerned is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information। अगर हमने वो इंफॉर्मेशन बाहर निकाली तो पब्लिक का बेनिफिट होगा, पब्लिक वेलफेयर होगा, तो हमें निकाल देनी चाहिए क्या तब? इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? ओनली वन इज ट्रू, या फिर सेकंड इज ट्रू, या फिर थर्ड वन इज ट्रू, या फिर ऑल आर ट्रू? तो इसका राइट आंसर क्या है बताएं फटाफट। हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है हमारा? ऑल आर ट्रू, ऑल ऑफ द अबव। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ, इसका राइट आंसर फोर्थ। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उन चीज़ों के कारण वो दे सकते हैं, चाहे वो प्राइवेसी के अंडर आ रहा है। अगर वो तीनों चीज़ें अगर आपकी फॉलो कर जाती हैं तो आप RTI दे सकते हो, इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये था। तो हमें सेक्शन 8 क्लोज 1 क्या बता रहा है कि कब कब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एग्जाम करता है इंफॉर्मेशन देने से। ठीक है, तो पर हमने उसमें देखा कि कब कब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट प्राइवेसी के दौरान भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जा सकती है इफ़ अगर ये चीज़ें हमारी पूरी हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रीएम्बल आर्ग्यूज दैट इट इज एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड फॉर फर्निशिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन टू सिटीजन हु। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना, हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज होने के साथ साथ हमारा ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। आपको लग रहा होगा यार ये आंसर तो यही होगा, होना चाहिए, पर हम छोड़ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर में, या फिर हम नहीं करते, या फिर हमसे क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं, इसका आंसर बताएं क्या होगा। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ क्या है। इग्नोर इट, डिसरिगार्ड इट, डिजायर टू हैव इट, या फिर नन ऑफ द अबव। काफी इजी क्वेश्चन है ये। हाँ जी, यस, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 3। इसका राइट आंसर क्या होगा? 3। अगर आप देखते हो प्रीएम्बल क्या बता रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है उसको इग्नोर किया जाए, लोगों को इग्नोर किया जाए? नहीं। क्या डिसरिगार्ड किया जाए? नहीं। तो ऑब्वियस है, जो इसमें सिटीजन इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं वो क्यों मांग रहे हैं? उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन को इग्नोर नहीं कर रहे, या फिर जो अथॉरिटी है वो भी इग्नोर नहीं कर सकती है अगर इंफॉर्मेशन मांगी है। ठीक है, तो जो सिटीजन है उनको क्या चाहिए कि हमें डिजायर है उस इंफॉर्मेशन की, हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन, तभी वो मांग रहे हैं। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा? 3 होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रूल्स कैन बी मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट or competent authorities by notifying the rules. Number 1, in the official gazette. Number 2, by publishing them on the website of the appropriate government. Number 3, by publishing them on the website of Information Commission as applicable. तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा? जो रूल्स बनाए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, तो उनको कहाँ पर रूल को नोटिफाई करना होगा? तो हमारे ये 3 ऑप्शंस थे कि वेबसाइट में या ऑफिशियल गैजेट में, ठीक है, या फिर जो वेबसाइट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की है उसमें, या इंफॉर्मेशन कमीशन की वेबसाइट है उसमें। तो कहाँ पर किया जाएगा? तो ऑप्शंस हैं एज पर द RTI एक्ट 2005 उस तरीके से किया जाएगा, या फिर 1 और 2 और 3 तीनों करेक्ट हैं, या फिर 1, 2 एंड 3 वो करेक्ट हैं। ठीक है, मतलब तीनों में से कोई भी करेक्ट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा सभी करेक्ट हैं, और फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है कोई भी करेक्ट नहीं है। तो बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या है? सेक्शन 28 हमें इसका राइट आंसर बता रहा है। तो इसका राइट आंसर सभी को पता होगा इसका आंसर वैसे तो, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। ये सेक्शन 28 क्लोज 1 डील कर रहा है
अगर आप ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन डालते हो तभी वो क्या होगा, आपका माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर आरटीआई एक्ट 2005 में आपको क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताना पड़ेगा, एज पर द आरटीआई एक्ट 2005। नोटिफाइंग द रूल, कहां पर नोटिफाई करने पड़ेंगे रूल, अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स 2012 mandate the application excluding any annexure and address of the PIO should not contain more than, उससे ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए जो उन्होंने रूल्स के अंडर बता रखे हैं। हमने रूल्स के आज 2 क्वेश्चंस देखे और ये क्वेश्चंस दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, शायद इस बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। कितने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो आपने एप्लीकेशन दी है। इसका राइट आंसर क्या है, 500 वर्ड्स। ये हमें रूल 3 एप्लीकेशन फीस में बता रखा है। कहते हैं अगर कोई भी एप्लीकेशन अगर सेक्शन 6 क्लोज 1 के अंडर आप दे रहे हो, 500 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, पर इसमें एनेक्चर, एड्रेस ऑफ द PIO एंड द एप्लीकेंट, तो ये सब चीज़ें एक्सक्लूड कर दी जाएंगी, मतलब ये वर्ड्स ऐड नहीं किए जाएंगे। कौन कौन से वर्ड्स ऐड नहीं किए जाएंगे, एक तो आपका अनेक्स्चर्स। अनेक्स्चर्स पता है आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हो साथ। अगर कई बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लॉयर्स एडवोकेट्स हैं, उनको पता होगा जब हम कोर्ट में जाते हैं हम साथ में अपने डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसमें लगाते हैं अनेक्स्चर नंबर 1, अनेक्स्चर नंबर 2, मतलब ये डॉक्यूमेंट है, अनेक्स्चर नंबर 1 है, अनेक्स्चर नंबर 2 है, अनेक्स्चर नंबर 3 में ये दे रखा है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिफरेंट अनेक्स्चर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे वर्ड्स काउंट नहीं होंगे। एड्रेस के वर्ड्स, एड्रेस के कौन से, जो हमारे पब्लिक इंफॉर्मेशन का एड्रेस है वो नहीं काउंट होगा, प्लस और जो एप्लीकेंट का है वो भी काउंट नहीं होगा। तो इसके अलावा जो आप एप्लीकेशन में लिख रहे हो वो वर्ड्स काउंट किए जाएंगे। तो 500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका 500 वर्ड्स है, जो हमारे रूल्स में बता रखा है इसका आंसर रूल 3 में। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे अभी तक जितने हमने किए। हमने 50 क्वेश्चंस को देख लिया। 50 में से अगर आप अच्छे से कर जाते हो, प्लस एक्सप्लेनेशंस भी पढ़ जाते हो, उसके फर्दर जो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो पढ़ जाते हो, पेन डाउन कर लेते हो सब कुछ नोट्स में, तो गारंटी देता हूँ आरटीआई आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। सारा नहीं कवर होगा, उसके लिए क्लासेस आपको पूरी की पूरी अगर आप लगाते हो तो जाके आपका पूरा का पूरा आरटीआई कवर होगा। पर वैसे अगर आप ये क्वेश्चंस को देखते हो तब भी आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एवरीवन।